नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, बिहार विधानसभा चुनाव की, और बात करेंगे आज खास मुद्दों की। आपको हमने बताया है, नीतीश कुमार ने, मौजूदा मुख्यमंत्री ने निश्चय 7 निश्चय भाग 2 वो जनता के सामने पेश किए हैं। विपक्षी महागठबंधन जो है, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम खेमा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। 25 प्रण उन्होंने लिए हैं कि हम जनता के लिए ये करने वाले हैं। इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब चिराग पासवान ने भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करके विजन डॉक्यूमेंट, एक दृष्टि पत्र बिहार की जनता के सामने पेश किया है। तो ये तो बात हुई असल मुद्दों की, लेकिन जब चुनाव होता है मुद्दे और भी आते हैं, और वो भी आने लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल विपक्षी महागठबंधन को टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की याद आई होगी आपको। टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए बताया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं। नित्यानंद राय बिहार से ही आते हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी सत्ता में आ जाती है तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में आ जाएंगे। तो बात उकसाने वाले मुद्दे और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल होता है चुनावों में, और असल मुद्दों के बीच में कहीं अटकती हुई दिख रही है। सुकेश, गलत कहा मैंने? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और कल भी हमने इस तरफ हिंट किया था कि जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग बैगेज के साथ आते हैं। उनकी छवि भी सबकी अपनी अपनी है। तो अगर राजनाथ सिंह जाकर ये बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, हमने घुसकर मारा, और चीन को आंखें दिखा रहे हैं, चीन डर के मारे नहीं कुछ कर पा रहा। अगर योगी आदित्यनाथ टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, क्योंकि लेफ्ट गठबंधन में शामिल है। जेपी नड्डा टुकड़े टुकड़े कह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ आतंकवाद की बात कर रहे हैं सीधा, कि आतंकी ताकतों से मिले हुए। कल योगीनाथ ने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की थी, जेपी नड्डा ने भी की है। दूसरी तरफ जो मैं बार बार कह रहा हूं कि तेजस्वी मुद्दों से भटकना नहीं चाह रहे हैं, उसको भी काउंटर करने की कोशिश हो रही है। वो काउंटर करने की कोशिश इसलिए हो रही है कि वो रेजोनेट कर रहा है। वो मुद्दे कि रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, भीड़ आ रही है, और भीड़ में वो ग्राउंड स्वेल दिख रहा है। और वो जब तेजस्वी यादव नौकरियों की बात करते हैं तो उधर से आवाज आती है नहीं मिली, तो वो कहते हैं एक मौका हमको दीजिए। हम इन दोनों के बीच में चुनाव फंसा है। मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर तेजस्वी जब ये बात कर रहे हैं तो कल नीतीश कुमार ने भी कहा पैसा जमीन पे कहां से आएगा, आसमान से टपकेगा। जो लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, हाँ, पिटारा बोल रहे हैं कि जी 10 लाख नौकरियां दे देंगे, 12% बजट का हम शिक्षा में लगा देंगे, नियोजित शिक्षकों को समान वेतन दे देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत लंबी फेहरिस्त है। आज मैंने देखा कि कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का बिजली बिल माफ करेंगे, हाँ, बेरोजगारों ये को 25 प्रण का हिस्सा है। बेरोजगारों को 1500 रुपए देंगे, हर बेरोजगार को। केजी टू पीजी लड़कियों की शिक्षा मुफ्त होगी। 10 लाख नौकरियों की बात उन्होंने की है। अब जो नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार इसको उस लेवल तक ले जाएंगे कि याद करिए 2019 क्या थी न्याय योजना? 72,000 रुपए देने की बात थी हर परिवार को, 6,000 रुपए महीना। लोगों ने भरोसा किया इस पे। ये लॉफ्टी आइडियाज हैं। ये जो लोग नहीं समझते शासन प्रशासन को, वो ये बात करते हैं। लोगों ने भरोसा नहीं किया कि और उस समय आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही दिशा में सोच रहे हैं कि ये बताने की कोशिश होगी कि 2009-2019 में इन वादों को रिजेक्ट कर दिया जनता ने, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं। उनको मालूम है कि ये मुफ्त की चीजें, कि कर्ज भी माफ कर देंगे, बिजली बिल भी माफ कर देंगे, हर बेरोजगार को 1500 रुपए भी दे देंगे, हर लड़की को केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कर देंगे। तो ये लड़ाई देखिए संदीप, जो बाकी बात कह रहे हैं, बाकी मुद्दे कह रहे हैं, वो पेरीफेरी पे होंगे। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख के, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बनावट को देखकर ये मुद्दे उठाए जाएंगे कि आरजेडी जिस गठबंधन
को लीड कर रही है, तेजस्वी जिस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, दरअसल वो देश तोड़ने वालों का गठबंधन है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत में यकीन नहीं रखते उनका गठबंधन है, वो चीन की तरफ से बोलने लगते हैं उनका गठबंधन है, वो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं उनका गठबंधन है। ये मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दे जो हैं वो राजनीतिक विमर्श में उस तरीके से आएंगे। तेजस्वी ने ग्राउंड पकड़ लिया है, उसको काउंटर करने की कोशिश होगी। और 10 लाख नौकरियां मिल सकती हैं छत्तीसगढ़ कि नहीं हो, मिल सकती। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये मुद्दे चलते हैं। किसानों की ऋण माफी एक बड़ा मुद्दा था, उस पर बाद में भी राजनीति होती रही कि जो कहा वो नहीं किया गया, लेकिन वो रेजोनेट किया था ग्राउंड पर। कांग्रेस ने वो लाइन पकड़ी है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बिजली बिल माफ करेंगे। तेजस्वी ने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है युवाओं का, 10 लाख नौकरियां देंगे। उसकी हवा निकालना चाहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फोर्स्ड हो गए हैं। मैं ये हवाई बातें हैं। तेजस्वी ने उनको फोर्स कर दिया है कि वो उस ग्राउंड पे खेले। ये तेजस्वी का दरअसल बाउंसर है, बैकफुट पर खेल रहे हैं। ये बैकफुट पर जाकर हुक करने की अब कोशिश है। क्योंकि डक करें या डक करें, डक करने से काम नहीं चलेगा। डक तो करने से काम का मन बनाया बिल्कुल, डक करने से काम नहीं चलेगा, इसको हुक करना पड़ेगा। और इस हुक करने के क्रम में उन्होंने जो पहली बात कही कि इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा, कारखाना क्यों नहीं लगे, कारखानों में नौकरियां मिलती, वो क्यों नहीं आए, कि कमाल है, लैंडलॉक्ड स्टेट है ऐसा बताते हैं। मुख्यमंत्री को पहले इस पे घेरा। जब मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि ये 10 लाख नौकरियों का मसला तूल पकड़ रहा है, तो वो उन्होंने हुक करने का मन बनाया है। वो बताएंगे कि युवाओं के लिए हमने क्या किया है, लेकिन नौकरियां पॉसिबल नहीं है। वो कह चुके ये बात कि, और जब वो ये कहते हैं कि पैसा आसमान से नहीं टपकता है, जिनको अनुभव नहीं है वो ये बात कहते हैं। पर जिन्हें अनुभव ना भी हो उनको ये भी पता है कि बजट में एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर में 4.5 लाख, अब जेडीयू इसको लगातार नकार रही है, अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया है तेजस्वी यादव ने कि 4.5 लाख तो सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है। तो उसके लिए तो आपने अपने बजट में कुछ प्रावधान कर रखे होंगे ना, उसमें आसमान से पैसा गिरने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रावधान है। मैं उस पर आ रहा था कि तेजस्वी उसका जवाब दे रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने टर्फ पे मैच को लाना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो बजटरी एलोकेशन होता है, मुख्यमंत्री तो इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन थक चुका है लगता है, दिमाग से थक चुके हैं, शरीर से थक चुके हैं। अब वो गवर्नेंस उनके बस का नहीं रहा। जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसमें जो बजटरी एलोकेशन होते हैं वो 4.5 लाख जो लोग खाली हो गए, जो भर्तियां रिक्त है, पद खाली है, वो तो ऑलरेडी उस एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, तो वो क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ 5.5 लाख और जोड़ा है, वो नेशनल एवरेज को लेते हुए जोड़ा है, और उसके लिए एलोकेशन हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मालूम है मुख्यमंत्री को कि जितने भी उनके विभाग हैं वो जो पैसा खर्च नहीं करते वो वापस चला जाता है। बिल्कुल जाता है। एलोकेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसमें से अनयूज्ड बहुत सारा धन जो है। कमीशन दरअसल थोड़ा सा दर्शकों को बता दें, वित्त आयोग होता है, वो सेंटर स्टेट में केंद्र सरकार कितने पैसे देगी राज्य को, वो अलग अलग मद में अलग अलग एलोकेशंस के जरिए दिया जाता है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करता राज्य तो वो वापस चला जाता है। इसी की चर्चा उन्होंने की कि आपको वापस करना पड़ रहा है पैसा, और आप कह रहे हैं पैसे नहीं है। तो पैसे का रोना मत रोइए। आप दरअसल ये विल होना चाहिए, ये पॉलिटिकल विल होना चाहिए, ये विजन होना चाहिए, और मुख्यमंत्री के पास ये विजन नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री के पास जो उनकी यूएसपी थी वो उनका विजन था। मुख्यमंत्री के पास जो यूएसपी थी वो उनका गवर्नेंस था। तेजस्वी उस गवर्नेंस को हिट कर रहे हैं, वो उनके विजन को हिट कर रहे हैं। अब वो व्यक्तिगत तौर पे कह रहे हैं कि थक चुके हैं मुख्यमंत्री, उनके दिमाग में आइडियाज नहीं आते, वो कुछ नया करने को तैयार नहीं है, वो हाथ खड़ा कर देने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये कहकर तेजस्वी अपना ग्राउंड स्वेल बढ़ाना चाहते हैं। वो एक प्लेयर के तौर पे, जिसको लोग समझ रहे थे कि ये वीक विकेट साबित होगा, कि तेजस्वी जब नीतीश कुमार के सामने खड़े होंगे तो वो एक ऐसे नोवाइस की तरह खड़े होंगे कि उनके सामने एक ऐसे चमचमाते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे कि किसी को भी लगेगा कि इन दोनों में अगर चुनना है तो नीतीश कुमार को चुनिए। लेकिन वो तेजस्वी आज की तारीख में
नीतीश कुमार के सामने सीधा खड़ा होकर चैलेंज करने की भूमिका में है, और वो चैलेंज ऐसा कर रहा है कि नीतीश कुमार को उसके टर्फ पे आकर जवाब देना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार जिन बातों से गुरेज करते थे 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन में, जिस बात का जवाब पलटवार करते थे, प्रधानमंत्री फ्लाइट पकड़ते थे दिल्ली से और वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे, यही जो बातें, ये आतंकवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, दिवाली मनाई जाएगी, उन बातों को भी अब सहन कर रहे हैं। अगर मैं सहन सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस नैरेटिव को भी अब सहन कर रहे हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि वो अब इक्वल पार्टनर हैं, वो टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, वरना इन शब्दों से, इन बातों से वो गुरेज करते। हैविंग सेड सो, उन्होंने इतना किया है कि एनडीए की साझा रैली होगी, प्रधानमंत्री एनडीए की रैली को संबोधित करेंगे, एलजेपी से ऐसी दूरी बनाने और दिखाने की कोशिश होगी कि कोई हॉबनॉबिंग का आरोप न लगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिनके मूल में ये बातें हैं, वो ये बात कहने से नहीं बच सकते, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसी तरीके से एड्रेस करते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए इस तरह के मुद्दे इन्वोक किए जाएंगे, लेकिन दरअसल असली मुद्दे जो होंगे वो नीतीश कुमार को परेशान करने वाले हैं, और तेजस्वी उनसे नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं। क्या इसको उस तरीके से बाई करते हैं लोग? क्या नीतीश कुमार कामयाब हो जाते हैं उनको राहुल गांधी साबित करने में? नीतीश कुमार वर्सेस राहुल गांधी हुआ तो लोगों ने राहुल गांधी को एक नौसिखुआ समझा कि वो 12,000 6,000 रुपए हर महीने तो दे रहे हैं, 72,000 हर साल देने की बात कर रहे हैं, और इतनी बड़ी रकम अगर 6,000 हर घर में जाए तो वो न्याय योजना जब आई थी, संदीप याद करिए, और उनकी फेस रीडिंग करिए, याद अगर आपको है, तो राहुल गांधी को वो ऐसा गेम चेंजर लग रहा था कि इसके सामने प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होगा। हाँ। क्योंकि वो विपक्ष में थे, उन्हें एक लॉफ्टी आइडिया सामने रखना था। उनको लगा कि नरेंद्र मोदी को उन्हीं के गेम में घुसकर मारिए। इसी तरीके के सपने नरेंद्र मोदी दिखाते थे, उन्होंने सपना दिखाने की कोशिश की, लोगों ने बाय नहीं किया। नहीं, पर उसमें एक और दिक्कत ये थी कि चौकीदार चोर है का जो नैरेटिव था उसको प्राथमिकता ज्यादा दे दी, और मुद्दे कहीं ना कहीं वो हाशिए पर चले गए। 72,000 की न्याय योजना की उतनी गूंज नहीं हुई जितनी चौकीदार चोर है, जो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। देखिए, आपको याद होगा कि जब 72,000 की बात उन्होंने की थी, 6,000 हर परिवार को हर महीने देने की बात की थी, तो उसके बाद दबाव में आकर 2-2 हजार की 3 किस्त 6,000 नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ा था। लोगों को लगा कि जो डूएबल है वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स यही है, ये रेवड़ियां बांटने का जो है कि ये भी मुफ्त कर देंगे जी, ये भी मुफ्त कर देंगे, ये भी मुफ्त कर देंगे, तो ये कहीं ओवरडू तो नहीं हो रहा है। 2015 के बाद जो उनकी सत्ता चली है, जिसमें 1.5 साल के आसपास आरजेडी के साथ और उसके बाद बीजेपी के साथ, इसमें हर राजनीतिक जानकार आपको कहेगा, जो बिहार को नजदीक से जिसने देखा है, जो जानता है, कि वो थर्ड टर्म नीतीश कुमार का थोड़ी जड़ता वाला टर्म था, उसमें थोड़ी शिथिलता थी, उसमें वो प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखता था। तो वो लोकप्रियता तो आप 2020 में नीतीश कुमार की नहीं सोच सकते। आपने कहा एक नए चेहरा, एक तमाम इसमें ऐसी बातें हैं जिसको एनडीए के लोग, जेडीयू के लोग अपने पक्ष में रखने की कोशिश करेंगे कि आज भी नीतीश कुमार पहली पसंद है। 15 साल के शासन के बाद भी वो अचीवमेंट है। और हम इस सर्वे की बात कर रहे हैं, जो सर्वे हमारा नहीं है, सीएसडीएस ने वो सर्वे किया है, हम उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। 2019 की तुलना में अगर देखें तो तेजस्वी एक बड़ा चेहरा बनकर चैलेंजर के तौर पे उभरे हैं। और जो आप ये फिगर कह रहे हैं कि करीब 34% लोग, 33-34% लोग ये चाहते हैं किसी नए को मौका मिलना चाहिए। ये वो वर्ग है जो एस्पिरेशनल वर्ग है। हाँ। जो समझता है, जिसने शायद वो जंगल राज जिसे कहा जाता है लालू यादव का, राबड़ी देवी का, जो 2005 तक, 1990 से 2005 तक था, उसकी यादाश्त उनको नहीं है। वो नए लोग हैं जो कुछ नया चाहते हैं बिहार में, जो आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं, जो दूसरे राज्यों के बनिस्पत अपने राज्य को बड़ा देखना चाहते हैं। वो अपने राज्य में ऐसी तमाम फैसिलिटी चाहते हैं कि जहां यूनिवर्सिटी हो, जहां रोजगार के साधन हो, जहां उन्हें बाहर जाने की जरूरत न पड़े, जो इशू बनाया जा रहा है। ये एक बड़ा वर्ग है और अभी चुनाव में देर है। क्या वो मोमेंटम पकड़ेगा? हाँ, अभी या तो फिर परसों से जो रैलियों की भरमार शुरू होगी,
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी जाएंगे, राहुल गांधी भी आने वाले हैं। अभी देखते हैं, अभी नैरेटिव अभी बन रहा है, अभी वो मुकम्मल जो शेप क्या लेता है वो आने वाला वक्त आने वाले समय में पता लगेगा। और वो इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें एनडीए हार नहीं मानने वाली, क्योंकि प्रधानमंत्री का पदार्पण अभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री उसी सर्वे में है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उस पर लोगों का विश्वास है, और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को एक विजनरी नेता बता चुके हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कॉम्प्लीमेंट करके वो जो अनडिसाइडेड वोटर है, या वो जो वोटर जो एक नया चेहरा चाहता है, क्या उसे कन्विंस कर देंगे कि दरअसल यही चेहरा है जो बिहार को आपकी तरह जो सोच रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ाएगा? पर इसमें एक फर्क है 2019 और 2020 में। 2019 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, आज भी बरकरार है, लेकिन आज और पिछले साल में फर्क यह है सुकेश कि कोरोना नहीं था पिछली बार। 7 महीने से देश में सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो गया है, साथ में महंगाई चल रही है। तो ये माकूल वक्त नहीं है दरअसल केंद्र सरकार के लिए भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अपने नैरेटिव को क्रिएट करने। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को डिफेंड करना एक मुश्किल काम होता है। और ऐसे वक्त में नॉर्मल टाइम होते तो ये बड़ा एक केक वॉक साबित हो सकता था, पर मैं अब उसको बहुत केक वॉक भी मुश्किल नहीं, वक्त है। मैं केक वॉक भी इसलिए नहीं मानता हूं संदीप, क्योंकि 15 साल का शासन हो चुका है और नरेंद्र मोदी खुद के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। हाँ। वो एक स्टेट के लिए मैंडेट मांगने गए हैं। नीतीश कुमार 15 नहीं, पर ये मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त में इनकम्बेंट के लिए दिक्कत पैदा बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि ये मुश्किल वक्त है। कोरोना ने उसको और मुश्किल बना दिया है। बाढ़ जो हर साल की समस्या है, वो बाढ़ भी इस वक्त आ गया। तो उस बाढ़ की वजह से, उस कोरोना की वजह से जो ये मुद्दे आपको बनते हुए दिख रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द बुना है तेजस्वी यादव ने वो जाल, कि हम इन मुद्दों से डिगने वाले नहीं हैं। हम उन मुद्दों के आधार पे नीतीश कुमार को घेरेंगे और नीतीश कुमार को अपने टर्फ पे आने के लिए मजबूर कर देंगे। नीतीश कुमार मजबूर तो हो गए हैं, लेकिन एक डर सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं वो ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। क्या लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि दरअसल ये पूरा होने वाला नहीं है? ये एक खतरा हो सकता है। नहीं तो उन्होंने इतना जरूर किया है कि नीतीश कुमार को फोर्स कर दिया है कि वो उन्हीं मुद्दों पे बात करें जिस पे तेजस्वी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें 2014 में भी वापस जाना पड़ सकता है। 2014 में 15 लाख की बात, वो किसी घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था, चुनावी रैली में कहा गया, बाद में कहा गया जुमला था, पर लोगों को लगा 15 लाख आ जाएंगे हमारे खाते में, 2 करोड़ रोजगार सृजित होंगे हर साल। तो ये बातें लोगों में ट्रैक्शन तो बनाती हैं, लेकिन ये चुनावी घोषणा पत्र में नहीं कहा। हाँ। ये चुनावी रैलियों में नहीं कहा जा रहा। हाँ। ये आपके घोषणा पत्र में प्रण लिया जा रहा है। ये जो घोषणा पत्र है, ये दर्शकों को समझना चाहिए, ये वादा है। ये वादा है अपने इलेक्टोरेट से कि आने पे ये करेंगे। तो रैलियों में जो कहा जाता है और जो घोषणा पत्र में लिखा जाता है, उन दोनों में एक मूल अंतर है। तो अभी देखते हैं बिहार वासी क्या मन बनाते हैं। मुद्दे भी हैं, उकसाने वाले मुद्दे भी हैं, ये सबका पुट तो होता ही है चुनाव में। किसको सहेजता है, इंटरनलाइज करता है बिहार का वोटर, वो आप ही तय करने वाले हैं। जनता जनार्दन आप हैं। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।